नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान आपका इस्तकबाल करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं अन्य राज्यों में होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि चुनाव तक चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जो मतदाता हैं उनको ठीक से पूरी जानकारी नहीं होती है कि जो प्रत्याशी है वो कौन है, क्या है। बस चुनाव चिन्ह पे निशान लगाकर अपना मतदान देकर औपचारिकताएं निभा दी जाती हैं। एक लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। इसी को दृष्टिगत मैंने सोचा क्यों ना जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, क्यों ना उनसे मिलकर उनका जीवन परिचय आप मतदाताओं तक पहुंचाऊं, ताकि कल जब आप मतदान स्थल पर जाएं तो आपको ठीक से पता हो कि आप अपना बहुमूल्य वोट किसे दे रहे हैं। इसी क्रम में आज ये मेरी पहली प्रस्तुति है। इस पहली प्रस्तुति में मैं पहुंचा प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा में, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता हैं। मैं उनके बारे में बताता चलूं कि उनका नाम मोहम्मद शारिक है। और जब मैंने उनके बारे में जानकारी ली तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वाकई अगर ये चीज़ें हम लोगों को नहीं बताएंगे तो बहुत सी चीज़ें प्रत्याशियों की लोगों को पता नहीं होती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो युवा हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं, पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कई पदों पर रहे, बहुत सी जिम्मेदारियां निभाईं, एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी संस्था भी चलाते हैं, एक NGO चलाते हैं मदर टेरेसा के नाम पे। और लॉकडाउन के समय भी उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। और जब मैंने और लोगों से पता किया तो ये पता चला कि इनका परिवार बहुत संपन्न है और संपन्नता के साथ साथ ईश्वर ने इनको बहुत बड़ा दिल दिया है। इनके परिवार ने, इन लोगों ने बहुत सी ज़मीनें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों को दी, बहुत सी ज़मीनें धार्मिक स्थलों के लिए दी, जैसे कि रामलीला के लिए 2 बहुत बड़े मैदान दिए गए, बहुत से शिक्षण संस्थानों को इनके परिवार ने ज़मीनें दी। तो इस तरह, और आप जानते हैं नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो जहाँ भी ज़रूरत हुई उसके लिए भी इनके परिवार ने और इन लोगों ने ज़मीनें उपलब्ध कराई। तो ऐसे प्रत्याशी जब समाज में होते हैं और उनके बारे में ठीक से जानकारी ना हो तो लोगों को समझ में नहीं आता और कभी कभी मतदाता गलत इंसान को अपना वोट दे बैठता है। तो इसी मकसद के साथ ये मेरा पहला एपिसोड आज मोहम्मद शारिक के साथ है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उनका क्या व्यक्तित्व है, कितनी शिक्षित हैं, क्या क्या किया। सुनिए, जानिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपने एक आज के विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है अपने विधायक को जाने। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूं जिसमें आपको मैं पूरा परिचय दूंगा उन लोगों का जो अपनी अपनी राजनीतिक दलों से, जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस विधानसभा में इलेक्शंस में चुनाव लड़ने के लिए। तो आज जो शुरुआत हो रही है, मैं इस वक्त प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा में हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही तेज़ तर्रार युवा नेता हैं जिनका नाम मोहम्मद शारिक है। समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है पार्टी को। ये भी एक संभावित प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं पूरा जीवन परिचय मोहम्मद शारिक साहब का। शारिक साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दें, कैसे शुरुआत हुई, राजनीति में कैसे आए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि जब वो वोट देने जाएं तो उनको ये पता रहे कि हम किसको अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार और आदाब जी। मैं नैनी का निवासी हूँ, संगम नगरी नैनी। और जो मेरा जीवन रहा है उसमें अगर मैं कहूँ तो पढ़ाई मैंने बैथनी कॉन्वेंट स्कूल से किया, मैंने हाई स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से किया। देन मैंने BHS से मैंने 10+2 किया, इंटर किया बॉयज़ हाई स्कूल। देन उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज से मैंने
BCA किया मैंने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया मैंने, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन उसके बाद राजनीति में इस वक्त हूँ और वर्तमान में प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा हूँ और पार्टी के लिए लगातार 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके बाद से सक्रिय राजनीति में हूँ। विभिन्न विधानसभा और इलेक्शन में, सांसदीय इलेक्शन रहा हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन रहा हो, विभिन्न पदों पे प्रभारी रह करके गोरखपुर हुआ, जौनपुर हुआ, आपका इलाहाबाद हुआ, फूलपुर हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, कई जगहों पे MP हुआ, MP की सतना वगैरह सीटों के कई जगह का प्रभारी बनाया गया। वहाँ पे जाके अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी की और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है कि वो सर्व समाज को लेके चलने वाली विचारधारा है। एक ऐसी पार्टी जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। एज अ सोशलिस्ट जितने भी आप शादियाँ हुई और मलिन बस्तियाँ हमारे परिवार के द्वारा यहाँ पे 5-6 मलिन बस्तियाँ बसाई गई, जिसमें करीब हज़ारों की संख्या में लोग आज भी रहते हैं, निःशुल्क रहते हैं। रामलीला मैदान है नैनी का, उसको हमारे परिवार ने उसको डोनेट किया है। वर्तमान में 2 रामलीला कमेटी है, उसका मैं संरक्षक हूँ। और नैनी व्यापार मंडल है, यहाँ का 2 व्यापार मंडल, बड़े व्यापार मंडल हैं, दोनों का संरक्षक हूँ। मदर टेरेसा फाउंडेशन है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो सेवा सद्भाव की जो चीज़ है वो दिल में है और उसको लेके चलना प्राथमिकता है। और प्रदेश में चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, किसान आंदोलन था आपका 6 महीने तक लगातार विभिन्न विधानसभा में किसान को जो ये काला कानून आया था उसके बारे में अवगत करा के आंदोलन को के लिए और तेज़ी लाए थे। उसमें पूरी टीम हमारी मौजूद थी, जौनपुर से लेके सारे पूरे प्रदेश में हम लोग ने वो किया। CA के लिए भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली से लेकर के लखनऊ है, आपका इलाहाबाद है, सब जगह जो है मौजूदगी दर्ज करा के विरोध किया। जो भी चीज़ आम जनता के हित के लिए नहीं हुई। हाँ, एक विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की आपने भूमिका अदा की, जहाँ पर भी आपको लगा कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं या सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ बना रही हैं जो कि लोगों के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आपने काफ़ी पार्टी की तरफ से आपको काफ़ी जिम्मेदारियां भी दी गई, उसका निर्वहन किया। अब वक्त आ गया है, अगर आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है आपकी पार्टी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी शहर दक्षिणी के लिए? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरी रहेगी वो मैं लगातार ये बातें कह रहा हूँ, उठा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया नैनी है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद हो रही है उसको पुनः चालू कराने के लिए, अगर टिकट मिला, जीता, सदन में जाके बातें रखूँगा, सदन संज्ञान में लेती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चालू कराने की बात को उठाऊँगा और यहाँ पे फैक्ट्रियों को वापस लेके आऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे इलाहाबाद में स्टेडियम नहीं है अच्छा, तो नैनी में यहाँ पे पर्याप्त जगह है एक स्टेडियम की स्थापना के लिए। मेडिकल फैसिलिटी के लिए नैनी में एक बढ़िया स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, जिसमें एक ही फ्लोर पे सारी बीमारियों का इलाज हो पाए और वो गरीबों के लिए हो। वो गरीबों के लिए हो कि आदमी, ताकि लखनऊ दिल्ली जाने के बजाय आपके इलाहाबाद में ही संपूर्ण इलाज हो जाए, ये स्वास्थ्य के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पलायन, उसके लिए प्राथमिकता रहेगी। रोज़गार उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे जब फैक्ट्रीज लगेंगी और नौकरियाँ जो है, हमारे यहाँ की जो युवा हैं वो यहाँ से बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, क्योंकि बहुत से युवाओं की जान गई, लोगों की जान गई लॉकडाउन में। जिस तरह से अचानक प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा अहम फैसला लिया कि लॉकडाउन लगा दिया, और उस लॉकडाउन का ये हुआ हज़ारों हज़ार किलोमीटर से लोग पैदल चल के आए। कुछ लोग अपने घर पे बच्चे पहुंच पाए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। तो और आपके मज़दूर हमारे यहाँ से जो पलायन करके गए वो भी कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए यहाँ पे इलाहाबाद में मैं रोज़गार के लिए ख़ास तौर से
एक वो करूँगा ताकि पलायन ना हो सके, क्योंकि पलायन जो हो है वो की स्थिति जो है, चाहे वो मुंबई ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, सारे लोग यहाँ से पलायन करके जाके वहाँ पे कार्य करते हैं। तो पलायन की स्थिति उसको ख़त्म करने। और दूसरी चीज़, शहर दक्षिणी में जो रोडें हैं, रोडों में गड्ढे बहुत हो गए हैं। गड्ढों को भरवाने का कार्य, नालियों को दुरुस्त कराने का काम, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की बात। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है और वर्तमान में इस कदर चालान कट रहे हैं। वो चालान से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और वो अभी नहीं बताया जाएगा। अभी बता देंगे तो हो सकता है बीजेपी उसको कॉपी कर ले, क्योंकि ये कॉपी करने में महारत हासिल रखते हैं। अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड में भी बहुत ही अपार भीड़ हमने देखी, जौनपुर में भी अपार भीड़ हमने देखी। भीड़ वोटों में कितना तब्दील होती है ये तो आने वाला विधानसभा बताएगा। लेकिन आप शहर दक्षिणी में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त माहौल चल रहा है भाजपा की तरफ से, ध्रुवीकरण की राजनीति, जिस प्रकार से अभी उन्होंने काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर में भी जाकर उन्होंने ठीक इलेक्शन से पहले ये फिर से एक बार अपना वही पुराना रवैया अपनाने की शुरुआत की है कि हिंदू मुस्लिम करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन सब चीज़ों के सामने आपकी जो विकास की बातें हैं, जो इतनी बातें आपने बताई कि हम ये करेंगे ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा इस तरह की चालें चल रही है? तो इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, आपने काशी कॉरिडोर की बात की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिलान्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और ये फीता काटने वाली सरकार है। कैंची कहीं से आती है, फीता कहीं से आता है तो उसे काट दिया जाता है। तो हमारे ही काम का अगर फीता ये काट करके, और नाम बदलने वाली ये सरकार है, ये रंग बदलने वाली सरकार है, धर्म की बात ये करते हैं। आज जनता किसके साथ है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। जन सैलाब जिस तरह से उमड़ रहा है और जिस तरह से बीजेपी रोडवेज़ लगा करके यात्रियों को दुश्वारी कर रही है और उसको भराने के लिए सारे सरकारी महकमे को आदेशित किया है कि आप लोग सबको इकट्ठा करके बसों में भर के भीड़ भेजिए। तो एक बुलाई हुई भीड़ है, पैसा खर्च करके बुलाई हुई भीड़ है, और एक तरफ पीड़ित लोगों की भीड़ है, बेबस लोगों की भीड़ है, असहाय लोगों की भीड़ है, जो अपनी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि कब अखिलेश यादव जी आएंगे और 2012 और 17 वाली सारी जो नीतियां बंद हो चुकी हैं, जो योजनाएं बंद हो चुकी हैं, उसको चालू करेंगे। इस समय जनता बड़ी उम्मीद से नज़र लगा रही, कब हमें पेंशन मिलेगी, कब हमें मुफ्त बिजली मिलेगी, और युवा जो है वो कब रोज़गार उनको मिलेगा। क्योंकि इस सरकार ने तो रोज़गार दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म का पैसा लिया है, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया है, और पैसा सिर्फ नाम बदलने में, जनता का पैसा सिर्फ नाम बदलने में यूज़ कर रहे हैं, ना कि आम जनता के फ़ायदे के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये झूठ का फूल उजागर हो चुका है और सच का उम्मीद अखिलेश यादव वो जाग गए हैं और जनता उनको देखना चाह रही अगले सीएम के रूप में। इसलिए अपार भीड़ के साथ आप जो लाल सैलाब देख रहे हैं वो लाल क्रांति आने वाली है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार लाने वाले हैं और उन्होंने एक ऐसा गुलिस्ता बनाया है जो कि बंचेस ऑफ फ्लावर हैं, उसमें विभिन्न कलर के अलग अलग कलर के फूल हैं, कहीं पीला है, कहीं लाल है, कहीं गुलाबी है, कहीं हरा है। तो सारे रंगों के जब फूल एक गुलदस्ता में सजता है तो वो खूबसूरत दिखता है। कभी भी एक रंग से आप किसी को खुश नहीं रखते। जब अलग अलग विभिन्न रंग के फूल हुए, जाति के लोग हुए, अलग अलग पार्टी हुई, तो हर छोटे पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं और सारे लोग एक साथ आकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रदेश का मुखिया बना रहे हैं। क्योंकि जनता की उम्मीद बहुत है, क्योंकि ये झूठे लोग, इन्होंने झूठे वादा किया और इनका जो भी मैनिफेस्टो था, इन्होंने जितनी भी बातें कही थी
वो कहीं से इन्होंने पूरा नहीं किया है। ये रोज़गार की बात इन्होंने कही कि मैंने इतने लाख नौकरियां दे दिया, लेकिन मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनका डेटा उठा के आप देंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जनता अब जागरूक हो चुकी है, स्मार्टफोन जनता के पास है। मुझे बड़ा दुख है कि बाबा जी जो फ़ोन चलाना नहीं जानते, जो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वो जनता को क्या टैबलेट देंगे? वो तो दूसरी टैबलेट दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का उद्धार होने वाला है, क्योंकि सच्चे दिन आने वाले हैं और झूठे वालों के दिन जाने वाले हैं।